आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम मेवात की कौम पर, मेवात के इलाके पर और मेवात में ख़ास तौर से जो उलमा की एक तहरीक चल रही है मेवात के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, सियासी डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट और मजहबी डेवलपमेंट के ताल्लुक से, जो माली जो एतबार से मेवात को साउंड करने के लिए तो उलमा की तहरीक चल रही है, उस पर हम इस एपिसोड में बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एपिसोड में आखिर तक बने रहें और आप इस एपिसोड को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मेवात से जो बात शुरू होती है तो हरियाणा का जो इलाका है, नूह का इलाका, जिसे एक तरह का मेवात का, पूरे मेवात का, यूपी का मेवात, राजस्थान का मेवात, हरियाणा का मेवात, इसका मरकज़ माना जाता है, एक राजधानी मानी जाती है नूह को। तो उसी इलाके के चौधरी अकबर कासमी साहब हैं, जो साजी विरासत मंच है, प्लेटफॉर्म चलाते हैं, जिसके राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो हमारे बीच हैं। और साथ में इस्लाम कुरैशी साहब, इस्लाम कारपेट साहब जो जयपुर से हैं, वो हमारे बीच हैं। और कारी सुलेमान साहब के साहबजादे कारी यूसुफ साहब, उनका ताल्लुक़ भी मेवात से है, वो हमारे बीच में है। तो मेवात मेवात इलाका है, उसने ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी हैं। सदियों से मेवात की तारीख़ रही है, एक इतिहास रहा है कि जुल्म के ख़िलाफ़ है मेवात लड़ा है, मेव लड़ा है। यानी पूरी कौम, चाहे वो जुल्म मुग़लों की तरफ से हुआ हो, चाहे वो जुल्म अंग्रेज़ों की तरफ से हुआ हो या मराठों की तरफ से हुआ हो, यानी किसी भी शासक ने कोई जुल्म किया है तो मेव कौम और मेवात का इलाका है वो एकजुट होकर के उस जुल्म का मुकाबला किया है। दहली की चौखट से, एक तरह का दहली से ही शुरू होता है मेवात का इलाका, जो राजस्थान और यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर फैला हुआ है। तो जो तहरीक चल रही है उलमा की, तो चौधरी अकबर कासमी साहब हैं, वो भी उस तहरीक में पेश हैं। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी 2-3 महीने बाद होने वाले हैं। तो ये तहरीक है वो क्या चाहती है मेवात के ताल्लुक से, वहाँ के तालीमी जो बेदारी है, वहाँ की जो माली बेदारी है, और दूसरी जो सामाजिक जो बुराइयाँ हैं, उन हालात में कैसे स्ट्रगल कर रही है और क्या एजेंडा है, उसी के लिए कासमी साहब आपका इस्तकबाल है। तो सबसे पहले आप उस तहरीक का इंट्रोडक्शन करवाइए कि उलमा की तहरीक है वो मेवात के अंदर कैसे उठी है और उसकी थोड़ी सी तारीखी पस मंजर में जाकर के अभी वर्तमान में वो क्या कर रही है। आपके सभी व्यूअर्स को मैं आदाब व सलाम अर्ज़ करता हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके इस चैनल ने, जो मुल्क व कौम की एक बड़ी आवाज़ है, इस मुद्दे पे आपने रिपोर्टिंग का जो ये कोशिश शुरू की है, अल्लाह ताला इसको कामयाब बनाए और आपके चैनल को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, तरक्की से नवाजे। मेवात में उलमा की तहरीक का जो लुब्बे लुबाब और जो ख़ुलासा है वो अलग से कोई चीज़ नहीं है। वहाँ के लाखों नौजवानों की आवाज़ है कि मेवात एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तारीख़ी इलाका है और इस इलाके में कुदरत ने इतनी अच्छाइयाँ रखी हैं कि आप देखिए कि बाबर से लेकर के अंग्रेज़ों तक मुल्क की तारीख़ में जिस हुक्मरान ने भी 36 कौम के ऊपर कोई जुल्म करने की कोशिश की तो मेवात उसके लिए आगे आई। और तारीख़ी तौर पे कई ऐसी बातें हैं कि जहाँ से इस इलाके ने पूरे मुल्क के लिए भाईचारे का पैगाम दिया। बाबर का वाक़या बहुत मशहूर वाक़या है कि हमारे 12,000 फ़ौजी शहीद हुए मगर हमने राणा सांगा का साथ दिया और बाबर को हमने नकारा। वो तारीख़ का एक ऐसा सुनहरा एक बाब है कि मैं समझता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को उसे पढ़ना चाहिए कि मेवात के लोगों की सोच कितनी बड़ी सोच रही है। खानवा के जंग का शायद आप जिक्र कर रहे हैं, राजा हसन खां मेवाती की जो लीडरशिप में लड़ा गया था। बिल्कुल मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। राजा हसन खां मेवाती, उस वक्त में हमारी 12,000 लोगों की फ़ौज थी और बाबर के ख़त मौजूद हैं, लेटर मौजूद हैं और वो तारीख़ का एक बहुत ज़बरदस्त एक उन्वान है। उसके बाद आपको एक और मैं बात बताऊं जो बहुत कम लोगों को मालूम है कि 10 मई 1857 में बहादुर शाह ज़फ़र को हिंदुस्तान के 36 कौमों ने मिल कर के
लाल किले में बिठा दिया था। ये जब ख़बर यहाँ के निज़ाम हैदराबाद को और ग्वालियर के महाराजा को और उस ज़माने में ये बाजीराव पेशवा और राजा रंजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे और ये घोंसला परिवार के लोग थे और ये नेपाल के राजा थे, ये सब लोगों को मिलकर बड़ी तकलीफ़ हुई कि वापस से बहादुर शाह ज़फ़र को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। तो इन्होंने उस ज़माने में मलिका ब्रिटिश को दावत दी विक्टोरिया को और उसको कहा कि आप अपनी फ़ौज भेजिए और हम मिल कर के वापस दिल्ली के ऊपर हमला आवर होंगे और वापस जो है दिल्ली के तख्तो ताज को ताराज करेंगे। तो ये एक बहुत ताकतवर लश्कर मेवात के रास्ते से दिल्ली पे हमला आवर हुआ। ये 20 सितंबर 1857 की बात है। उस वक्त में वो लश्कर मेवात के रास्ते से जैसे दिल्ली में दाखिल होने की उसने कोशिश की, तो मेवात के लोगों ने उस लश्कर को, उस बहुत ताकतवर फ़ौज को अपने अंदर आने दिया और चारों रास्ते उनके नाके बंद कर दिए। घमासान की जंग हुई, बहुत मेवाती उसमें शहीद हुए, लेकिन वतन की आन बान शान पे आँच नहीं आने दी मेवों ने और हज़ारों की तादाद में शहीद हो गए। मगर उस बहुत ताकतवर फ़ौज को ऐसा मज़ा चखाया कि वापस भागने पे मजबूर हुई। उस ज़माने का एक अंग्रेज़ जो अधिकारी था, उसने ये रिपोर्ट लिखी है। उसने कहा है कि हमें मालूम ही नहीं था कि हम शैतानों के इलाके में चले गए। ये तो इतने खूंखार लोग हैं कि हमारी इतनी ताकतवर फ़ौज को, उसमें हिंदुस्तान के अंदर जितने भी इनकलाबी थे वो उस वक्त दिल्ली में थे पूरे हिंदुस्तान के, अगर वो फ़ौज पूरे दिल्ली में दाखिल हो जाती तो लाखों लोगों का कत्लेआम कर देती। मगर मेवात के लोगों ने अपने सीने पे उससे शहादत को लिया। 1857 में जो जुल्म अंग्रेज़ों ने किया, वापस उस तहरीक को कुचला, तो उस तहरीक के अंदर एक ढाल बन कर के मेव कौम सामने आई और जिसने दिल्ली को और उस वक्त के तमाम तरह जो इनकलाबी लोग थे उनको एक तरह के बचाने की कोशिश की और बड़ा जो कत्लो गारत जो होने वाला था वो रुक कर के एक तरह का मेवात की तरफ शिफ्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही जुमला आपने बोला है कि ढाल बन गए लोग। तो ये इतनी तारीख़ी कौम है, ज़बरदस्त कौम है। अब आज़ाद भारत में हमने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, संविधान को हर तरह से हमने भाईचारे के हम लोग हैं, 36 बरादरी के प्यार करने वाले लोग हैं, सबके साथ मिलजुल कर चलते हैं। और यूँ तो कौम बड़ी है, अच्छे बुरे सभी कौमों के अंदर होते हैं, तो हमारे अंदर भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कौम का जो जम्मे गफ़ीर है, उसकी जो विचारधारा है वो मुल्क के लिए बहुत शानदार विचारधारा इलाक़े मेवात की है। वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का, इसका उसका, बहुत बड़ी सोच के लोग हैं। आम आदमी की बात मैं कर रहा हूँ। तो लेकिन 75 वर्ष गुजरने के बाद एक तो हमारे रोज़गार के मामलात बहुत कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से हमारी युवा पीढ़ी बहुत कमज़ोर हो रही है। एक तालीमी हालात और मामलात हमारे बड़े कमज़ोर हैं। और ये दोनों चीज़ों की जो कमज़ोरी आई है वो सियासी तौर पे हमारी जो नुमाइंदगी है, जो लीडरशिप है, हम उनको इल्ज़ाम नहीं देना चाहते, मुखालिफ भी नहीं है उनके। हम उनको सिर्फ उलमा की तहरीक जो है उनको ये कहना चाहती है कि भाई आप अपना आप को जवाबदार समझो। आप इस इलाके से वोट लेते हो, चूँकि लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो लोगों की वोट होती है। लोग वोट इसलिए देते हैं ताकि जो सियासी नुमाइंदा है वो उनके अधिकारों की तर्जुमानी करे। और हमारी बदनसीबी से हमारी जो लीडरशिप है वो इतनी ज़्यादा मफाद परस्त हो चुकी है कि पूरी कौम के मफाद को नुकसान कर रही है, कहीं किसी के मफाद में खड़ी हुई नहीं है। अपना उनको फ़ायदा चाहिए, बाकी कौम का जो भी हाल बनता रहे। तो हरियाणा का जो मेवात है, राजस्थान का मेवात है, जो मेव मेजोरिटी की सीटें हैं, वहाँ अमूमन जो जीत है, चाहे पार्टी कोई भी हो, यानी मेव कैंडिडेट ही जीतता है। लेकिन जो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो जीतता है आदमी वो अपनी वो जिम्मेदारी अदा नहीं करता है, हुकूमत में आने के बाद इलाके को, कौम को, इलाके के मसलों को भूल जाता है? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। मैं इसका अमलन गवाह हूँ, शाहिद हूँ। और वो इस तरह से हूँ कि पिछले 10 सालों में जब कांग्रेस की सरकार रही है, भाजपा की सरकार अभी इन 10 सालों में रनिंग पोजीशन में है, हमारे लोग सारे कांग्रेसी लोग हैं। तो हमारा आपस में जो कांग्रेस के बैनर से
इलाके को जो आवाज़ें उठानी चाहिए थी, जो बात थी, अभी जो है ये पूरा जो मामला है, इस मामले पे जो हमारी लीडरशिप है वो पार्टी के मफाद में खड़ी हो, इससे हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन कौम के मफाद में पहले खड़ी हो और बाद में पार्टी के मफाद में। आपकी जो उलमा तहरीक है जिसकी खबरें सोशल मीडिया पे भी चलती रहती हैं, तो वो अभी प्रेजेंट में क्या मतलब जो एजेंडा आपने तालीम का बताया है, आपने माली जो प्रोग्रेस का बताया है, आपने सियासी तौर पे लोगों की जिम्मेदारी तय करने का बताया है, तो क्या जो उलमा की तहरीक है ये तमाम तो उलमा इकट्ठे होकर के एकजुट होकर के क्या इन मौजूदा पॉलिटिशियन पे कोई दबाव बनाएंगे या नए पॉलिटिशियन मैदान में लेके आएंगे नई एक जनरेशन को? देखिए साहब, आप जानते हैं कि उलमा की जब कोई तहरीक कायम होती है तो आज़ादी की तहरीक भी उलमा ने शुरू की इस मुल्क में, और आज़ादी के बाद उलमा की ये ज़िम्मेदारी बनती है। उलमा कुरान शरीफ का पैगाम को समझने वाली कौम उलमा की होती है। उलमा में कई किस्म के लोग हैं, लेकिन मेवात में एक बहुत बड़ी तादाद उलमा हक़ परस्त की है। हक़ परस्त लोग हैं जो कुरान शरीफ और हदीस शरीफ को अच्छे तरह से समझते हैं, नौजवान उलमा हैं। वो उलमा जो है मेवात के चहुमुखी विकास को, खुशहाली को लेकर बात करना चाहते हैं, कौम के मफाद में बात करना चाहते हैं। उन्हें किसी से कोई चिड़ नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, वो लीडरशिप के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर लीडरशिप को दायरे में लाना चाहते हैं और कौम समाज को सबको मिल कर के एक एडवाइज़री, कौम के मफाद में एडवाइज़री बोर्ड हो। अभी जो सियासत का जो एक रुझान चला आ रहा है कि जब चुनाव आ जाते हैं तो इस तरह की एक आवाज़ उठा दी जाती है कि बस जीतो और जो उसके ऊपर सारी चीज़ों को बाला ताक रख दिया जाता है। तो उलमा का कहना यह है कि एक एडवाइज़री बोर्ड मेवात के अंदर बनना चाहिए जो लीडरशिप को जवाबदार बनाए और जवाबदेह लीडरशिप मेवात की बने। और उलमा सिर्फ यह कह रहे हैं कि आप जो आपने 5 सालों में किया है उसकी एक रिपोर्ट आप हमें बताओ, और आने वाले 5 सालों में इलाके के लिए आप क्या करोगे उसकी रिपोर्ट बनाओ। और दलील उलमा इकराम की यह है, नौजवान उलमा इकराम की, कि 5 सालों के अंदर अगर आप किसी ऐसे नाअहल आदमी को जिता कौम की बागडोर उसके हाथ में दे देते हो तो 5 साल में तो एक मुकम्मल नस्ल बर्बाद हो जाती है। ये जो सियासी लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे वर्तमान विधायक हों किसी भी सीट से, या पूर्व विधायक हों या कई चेयरमैन हों, ये तमाम तर लोग अपनी पार्टियों से बंधे रहते हैं। तो क्या ये किसी तहरीक की, किसी एक जो समाजी प्लेटफार्म है उसके दबाव में आके ऐसे कोई बात एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? अरे मतलब एक्सेप्ट कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है। इनकी तो हैसियत और औकात क्या है? कौम जब जमा होती है, कौम जब इकट्ठा होती है तो एक्सेप्ट कैसे नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? तो उलमा की ताकत कोई छोटी ताकत तो है नहीं। और मेवात के अंदर एक ज़हनियत है जो आज़ादी के बाद से अब तक चली आ रही है कि उलमा को सियासी और समाजी तौर पे मुकम्मल तौर पर उनको काटा गया है। मेवात के लोग ये चाहते हैं कि उलमा जो है वो सिर्फ अपने बस रोज़ा नमाज में लगे रहें और कोई चीज़ों के ऊपर। मैं आपको यहाँ एक तारीख़ी बात कह देता हूँ, उस सवाल का जवाब आपको भी मिल जाएगा और सुनने वालों को भी मिल जाएगा कि मैं ये एक सवाल पूछता हूँ भारत के मौजूदा सियासतदां मुसलमानों से कि जो सियासत इस वक्त भारत के अंदर वजूद में है, इसको वजूद में लाने वाला कौन है? अगर हमारे उलमा इकराम ना होते, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ना होते, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ना होते, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिवारवी ना होते, मौलाना हसरत मोहानी ना होते, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ना होते और उनके पहले जो दीगर उलमा इकराम ना होते, तो ये सियासत तो वजूद में नहीं आती। तो इस सियासत के बानी मुबानी, इसके फाउंडर, इसके संस्थापक तो उलमा इकराम हैं। तो इस सियासत पे सबसे बड़ा हक़ है, इसको समझने वाले तो उलमा इकराम है। और एक बात मैं आपको और कह देता हूँ, देखिए नस्से क़ती कुरान शरीफ को हम मानना हम सब के लिए अहले बतौर ईमान फ़र्ज़ है। कुरान शरीफ ने ये गवाही दी है कि अल्लाह ताला से उलमा ही डरते हैं। अब हमारे कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, कुछ राजनीतिक लोग कहते हैं कि जी उलमा तो ऐसे ऐसे होते हैं। भाई एक लिबास पहनने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं। मैं उलमा हक़ की बात कर रहा हूँ, उलमा रब्बानी की बात कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेवात के नौजवान उलमा में उलमा हक़ानी की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कौम परस्त हैं
मुल्क परस्त हैं, इंसानियत परस्त हैं और कौम के हक़ में वो बात करना चाहते हैं और उनकी बात को पूरी कौम को सुनना चाहिए और लीडरशिप को सुनना चाहिए। और एक लीडरशिप जो दिल्ली का इलाका है, राजधानी का, उसके चारों तरफ का इलाका अगर देखें तो मेरठ का इलाका उधर यूपी की तरफ का, उधर पानीपत की तरफ का, इधर फरीदाबाद, आपका मेवात का जो नूह, फिर इधर गुड़गांव, ये तमाम तर इलाके दिल्ली के चारों तरफ के हैं। हर इलाके में, यूपी के इलाके में डेवलपमेंट हुआ है हर तरह से, इधर पानीपत का इलाका, रोहतक का इलाका, सब ये जो ख़ास तौर से जो दिल्ली की चौखट से शुरू होता है मेवात का इलाका, उसमें कोई विकास नहीं हुआ है। चाहे वो इसके लिए राज्य सरकार हैं, वो केंद्र सरकार, या आपकी जो मेव पॉलिटिकल लीडरशिप, जिम्मेदार कौन है? चारों तरफ राजधानी का एनसीआर देखें हम तो ख़ास तौर से मेव इलाका ही ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए, इसके पसमानदगी की सबसे बड़ी वजह हमारी कौम की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। और मैंने इसको बहुत रिसर्च किया है। मैंने पिछले दिनों 50 किस्तें भी लिखी हैं, मेरी फेसबुक पे वायरल हुई हैं, बहुत लोगों ने पढ़ा है उनको, उसमें भी मैंने सब बातें लिखी हैं। हमारी लीडरशिप में सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या है कि एक तो उर्दू से नावाकिफ़ लीडरशिप है पूरी। मतलब आप देखिए कि मुसलमानों का एक लीडर है, उसको उर्दू नहीं आती, तारीख़ से नावाकिफ़ है वो, पैगाम सीरत से नावाकिफ़ है वो, उसको कुछ पता ही नहीं है। उसके जहन में उसको सिर्फ अब इतना पता है कि बस मुझे जीतना चाहिए, और कौम का कुछ भी हो, जीतने के बाद भी कोई कौम। दूसरी, कांग्रेस साइड से मैं बात करूंगा, हमारे लोगों की इतनी कमज़ोरी है कि कांग्रेस हाईकमान को वो अपना इतना बड़ा आका समझते हैं कि बस लोकल पॉलिटिक्स में, हरियाणा पॉलिटिक्स में जैसे हुड्डा जी हैं, उनको बस अपने काबू में रखने के लिए उनको पता है कि हम टिकट लेके आएंगे तो कौम की मजबूरी होगी, हमें जिताना पड़ेगा और हम जीत जाएंगे। इससे हमारी नई नस्लों का नुकसान हो रहा है और ये तहरीक हमारी इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी और हम इसके ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये इलाके के हक़ में तहरीक है। और जब कोई तहरीक उठती है तो बहुत से लोग उसको नापसंद भी करते हैं, तो उसकी हमें परवाह नहीं है। हक़ बात हम कहेंगे और डंके के चोट पे कहेंगे। और उलमा की इतनी बड़ी ताकत है, नौजवान उलमा की, कि इंशाअल्लाह पूरी कौम आज नहीं तो कल उनके पीछे आएगी। इसलिए मैं आपके चैनल से मजहबी तंजीमें हैं, चाहे वो जमात उलमा हो, तबलीगी जमात हो जो उस इलाके में काम करते हैं, और कोई जमात हो या तंजीम हो, वो तमाम तर मजहबी तंजीमें हैं, वो क्या इन तमाम उलमा के साथ एक प्लेटफार्म पे हैं? हाँ, उलमा जब एकजुट होते हैं तो मजहबी तहरीकों का सरमाया तो उलमा ही होते हैं, तो उनको तो जाना कहाँ है, वो जाएंगी कहाँ? तो वो तो होंगी। और पैगाम तो सिर्फ ये है कि हमारी जो लीडरशिप है वो संजीदा ले उलमा की इस तहरीक को, इससे पहले कि कहीं कुछ और बातें हों। और हम ये भी करने जा रहे हैं कि जल्दी ही कांग्रेस हाईकमान से बात करेंगे मेवात के मफाद में। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी मंशूर के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, चुनावी घोषणा पत्र के अंदर मेवात को स्पेशल जगह दे। मेवात के बारे में देखिए, हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, रेल जैसी जगह चीज़ नहीं है। हमारे लोग सवाल उठाते रहते हैं। पिछले बार में 10 साल हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, वक्फ बोर्ड का कोई चेयरमैन नहीं बनाया, उर्दू अकेडमी का कोई चेयरमैन नहीं बनाया, किसी चीज़ के अंदर कुछ नहीं। बस उस आदमी को लगा कि 2-3-4 लोग मेरे कब्ज़े में हैं और कौम इन्हीं का नाम है। तो ये करके हम यहाँ तक भी हैं कि हम राहुल गांधी को, खड़गे जी को मिलेंगे और बात हम ये भी करना चाहेंगे कि अगर ये लीडरशिप या तो हमें मुतमईन करे कौम को, हमें नहीं, कौम को मुतमईन करे, और हमें अपने निजी मफाद में कोई भी चीज़, किसी को किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, कौम के मफाद से मतलब है, या तो मुतमईन करे, वरना कांग्रेस पार्टी हमें जवाब दे। देखेंगे फिर आगे क्या होगा। तो ये चौधरी अकबर कासमी साहब थे जो मेवात की एक तरह की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेवात की वो पीड़ा है, मेवात के जो मसले हैं उन्होंने बताया है, उसमें जो उलमा की तहरीक है
वो जो चल रही है उसी का ये भी एक हिस्सा है। और मेवात के इलाके के अंदर जो बात करें कि दिल्ली के चौखट से जो शुरू होता है, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया है कि ये वही इलाका है जो मुल्क तकसीम हुआ था तो लाखों की तादाद में जो मेव कौम इकट्ठी हुई थी, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, मौलाना आज़ाद हैं, ये तमाम तर लीडरशिप मेव कौम के बीच में आई थी। और मेव कौम है उसने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो भी बताया है। और सियासी तौर पर जितने भी बड़े बड़ी रैलियाँ और सभाएँ होती हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि नूह का इलाका है 60, 70, 80 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, तो रामलीला मैदान हो या और कहीं हो, ताल कटोरा हो, जहाँ भी मीटिंगें होती हैं तो ये तमाम तो जो भीड़ इकट्ठी होती है, जो सैलाब इकट्ठा होता है वो मेवात के इलाके से होता है। और दिल्ली में कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, तो ये तमाम तरह मीटिंगें सियासी पार्टियों की होती हैं, चाहे खासतौर से कांग्रेस की, तो वो जो तमाम तरह भीड़ होती है इकट्ठी तो वो मेवात से होती है। लेकिन बदले में मेवात को मिलता क्या है? मेवात को मिला कुछ नहीं है। अगर बात करें कि राजधानी दिल्ली से, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सब रहते हैं, वहां से 70-80 किलोमीटर नूह है। वहां नूह में 80 साल बाद आज भी रेल की लाइन नहीं बिछी है, रेल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, यानी तमाम तरह चीज़ों का जो एक तरह का अभाव है। क्यों है? क्या इसीलिए कि वो बसने वाले लोग मेव हैं, मुस्लिम हैं, वहाँ ध्यान नहीं दिया जाए। जो सियासी लोग हैं वो अपनी अपनी पार्टी में अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक लेते हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के ये मेवात के जो उलमा हैं, ख़ासतौर से नई तहरीक के एक नई नस्ल के उलमा हैं जिनकी 25, 30, 40 साल जिनकी उम्र है, वो एक तहरीक जिन्होंने शुरू की है कि सियासी लोगों को जिम्मेदार दी जाए, उनको जिम्मेदार बनाया जाए, मसले हैं उनका हल करवाया जाए। और कांग्रेस लीडरशिप है, कांग्रेस आला कमान है, उससे कहा जाए कि उनके मसलों को, जो हरियाणा का चुनाव आ रहा है उसके घोषणा पत्र में शामिल करें मेवात के मसलों को, ताकि मसले हल हों। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है कि ये तहरीक है, ये इन सियासतदान जो किसी भी पार्टी के हों, कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टियाँ हों, उनके लिए एक तरह के नुकसानदेह साबित होंगे। क्योंकि जो कोई तहरीक खड़ी होती है तो वो अपना आदमी भी नुमाइंदा भी तय करती है। और मेवात की एक हिस्ट्री रही है नूह के इलाके की, वहाँ काफ़ी तादाद में कई बार निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि ये तहरीक कि इसकी डिमांड नहीं मानी गई तो निर्दलीय उम्मीदवारों को जीतने का वहाँ मेवात में एक बार फिर मौका मिले और पार्टियाँ हाथ धो करके बैठ जाएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।